वैसे तो आज पूरा बाजार ही काफी ज्यादा बजिंग है। ऊपरी स्तरों से निफ्टी में करीब 400 अंकों के आसपास की हमने करेक्शन देखी, लेकिन रेलवे स्टॉक्स अगर आप देखेंगे पीएसयू पैक में आज काफी ज्यादा आपको एक्टिव नजर आएंगे। रेलवे शेयरों की जहां तक बात है तो उसमें आप देख रहे हैं कि आज भारी मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है। आप कोई भी स्टॉक देख लीजिए रेलवे पैक से, चाहे वो इरकॉन हो, आईआरएफसी हो, आरवीएनएल हो। आईआरएफसी, आरवीएनएल, इरकॉन में तो 5 से 15% तक की गिरावट आज के सेशन में देखने को मिली है। और रेलटेल, टैक्स रेल जैसे जो शेयर हैं उनमें भी 10 से 15% तक का जो करेक्शन है वो आज के सेशन में साफ तौर पे देखने को मिला है। तो रेलवे शेयरों में ये जो धमाकेदार तेजी हमने देखी थी पिछले कुछ समय में, जो रेलवे जो बजट आने वाला है उससे पहले जो प्री बजट रैली थी, उसके बाद आज मुनाफा वसूली कहीं ना कहीं हावी होती हुई दिखी है। तो इस मुनाफा वसूली को कैसे रीड करना चाहिए, क्या ये मुनाफा वसूली और गहरा सकती है, रेलवे शेयरों में कौन सा ऐसा शेयर है जिसमें खरीदारी कर सकते हैं, अरुण जी के पास चलते हैं और पूछते हैं सर ओवरऑल इस पूरी गिरावट को, ये जो मुनाफा वसूली आज हमने देखी है रेलवे स्टॉक्स को, कैसे रीड कर रहे हैं आप इस गिरावट को, मुनाफा वसूली को, और कौन से ऐसे स्टॉक हैं जिनको देख के एक माउथ वाटरिंग लेवल्स पे आ चुके हैं या मुंह में पानी आ रहा है कि ये खरीद लेने चाहिए, कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं? देखिए संदीप जी, एक चीज सभी को क्लियर होनी चाहिए कि ये बजट जो है वोट ऑन अकाउंट वाला बजट है, कोई बड़ा बजट नहीं आएगा, इंटरिम बजट है। और 31 को जो है एक बैलेंस जो इकोनॉमिक सर्वे वो आपको देखने को मिलेगा। तो ये बड़ी अनाउंसमेंट एक्सपेक्टेड नहीं है, ऑलरेडी गवर्नमेंट ने कह दिया है कि वो फिजिकल डेफिसिट पे कोई अपना नजरिया बदलने वाले नहीं है। तो ओवरऑल कोई बड़ा इवेंट कह सकते हैं, बड़ा कोई इवेंट नहीं है, सभी चीजें मेजरली मालूम है। इसी वजह से कोई बड़ा यूफोरिया क्रिएट नहीं होना चाहिए ओवरऑल रेलवे स्टॉक के लिए, ऑलरेडी स्टॉक काफी चल चुके हैं। पर अगर आप करेक्शन में बात करें तो इरकॉन और आईआरसीटीसी, ये दो स्टॉक पे जरूर ध्यान रखें। अगर करेक्शन यहाँ पे डीप होता है तो दोनों स्टॉक जरूर बाई करके चलें। आईआरसीटीसी डेफिनेटली आज बैंक की वजह से ज्यादा गिरा है, पर मुझे लग रहा है और अगर 4 से 5% गिरावट आईआरसीटीसी में आती है तो अच्छे लेवल्स रहेंगे। इवन इवन जो इरकॉन 220-230 के बीच में मिलता है तो भी एक अच्छी स्टॉक रहेगा बाई करने के लिए। तो इसलिए अगर करेक्शन रेलवे स्टॉक्स में बढ़ता है तो इरकॉन और आईआरसीटीसी ये दोनों ही बाई करके चल सकते हैं। इरकॉन और आईआरसीटीसी ये दो ऐसे स्टॉक्स हैं, अगर गिरावट बढ़ती है या फिर लोअर लेवल्स पे मिलते हैं तो इन दोनों स्टॉक्स को आप खरीद के चल सकते हैं। आज जी एंटरटेनमेंट का स्टॉक देखिए बहुत ज़्यादा एक्टिव आपको नजर आएगा। 30% तक का बड़ा गोता इस स्टॉक ने आज लगाया है और वजह है सोनी पिक्चर्स ने दरअसल इनके साथ जो 2 साल पहले डील की अनाउंसमेंट हुई थी उस डील को अब रद्द कर दिया है। उन्होंने इनफैक्ट इनके ऊपर एक टर्मिनेशन फीस को लेकर भी मांग की है। $9 करोड़ की एक जो टर्मिनेशन फीस है, यानी कि जो समाप्ति शुल्क है, उसकी भी मांग की गई है, क्योंकि इन्होंने समय से जो पूरे करार हुए थे उनको पूरा नहीं किया है। और यही कारण है कि सीएलएसए ने इनकी जो रेटिंग है बाय से सीधा सेल कर दी है। ₹300 वाला टारगेट घटाकर अब ₹200 के भी नीचे कर दिया है, ₹198 का टारगेट कर दिया है, जिस वजह से आज इस शेयर ने ₹162 का जो 52 हफ्ते का निचला स्तर है उसको भी छुआ है। 30% की बड़ी गिरावट स्टॉक में आज देखने को मिली है। क्या करना चाहिए सर? केवल इस मर्जर के चलते ही स्टॉक में हम देख रहे हैं कि इतनी बड़ी जो गिरावट है वो देखने को मिल रही है। बिजनेस तो है ही है, क्या ₹162 के आसपास या जो लेवल्स देखने को मिल रहे हैं इनमें आप खरीदारी करने की राय दे देंगे, भले ही थोड़ा सेटल हो जाए स्टॉक उसके बाद? देखिए ये खतरों के खिलाड़ी वाला स्टॉक हो चुका है अब, क्योंकि जो मेजर ऑफ द जो री रेटिंग स्टॉक की हुई थी वो सोनी के मर्जर के वजह से ही हुई थी। जिनके टारगेट 200 के थे उन्होंने 400 450 तक के टारगेट्स इस स्टॉक में बढ़ा दिए थे। जैसे कि सीएलएसए की बात करें या दूसरे जो भी बड़े फॉरेन ब्रोकरेज है, उन्होंने टारगेट इसीलिए बढ़ाया था क्योंकि सोनी के साथ इसका मर्जर होता हुआ नजर आ रहा था। पर चूंकि अब मर्जर ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं 99% ऑफ द ग्राउंड हो चुका है, टर्मिनेशन लेटर भी आ चुका है, प्लस एक कॉम्पनसेशन भी वो मांग रहे हैं डील के क्लोजर की वजह से। तो वह डेफिनेटली नेगेटिव है। पर जहां तक एक चीज मैं जरूर शेयर करना चाहूंगा, 140 से 150 ये जो लेवल्स है ये अच्छे सपोर्ट लेवल्स है। टेक्निकली मैं फंडामेंटली तो डेफिनेटली ट्रैक नहीं करता हूं ज्यादा, पर 140 150 का जो लेवल है स्ट्रॉन्ग टेक्निकल सपोर्ट है। तो वहां पे अगर कोई खतरा लेना चाहता है या फिर कोई कॉन्ट्रा ट्रेड लेना चाहता है तो वहां पे एक चांस ले सकता है। अगेन मैं क्लियरली ये बताऊं ना, रिकमेंडेशन नहीं है, पर 150 140 मुझे लग रहा है टेक्निकल सपोर्ट है, वहां पे जाके एक बार स्टॉक जरूर रुकना चाहिए। ठीक है, टेक्निकली देखा जाए तो ये लेवल्स 140 150 के जो हैं वो जी एंटरटेनमेंट के लिए काफ़ी अच्छे नज़र आ रहे हैं। वहाँ पे हो सकता है कि एक सपोर्ट इस स्टॉक में देखने को मिले, एक बेस फॉर्मेशन शायद उन लेवल्स के आसपास हो जाए। फंडामेंटली तो नहीं, लेकिन हाँ केवल ट्रेडिंग के नज़रिए से जो हाई रिस्क इन्वेस्टर्स हैं, जो ज़्यादा जोखिम ले सकते हैं, केवल उन्हीं के लिए 140 150 के आसपास आप चाहें तो एक बार अगर नीचे में आपको मिले तो स्टॉक आप खरीदारी करके चल सकते हैं। ट्रेडिंग के नज़रिए से ₹170 के आसपास फिलहाल ये ट्रेड कर रहा है। 26% के आसपास गिरावट अभी भी स्टॉक में देखने को मिल रही है। लेकिन आज की गिरावट के बावजूद एक स्टॉक जो कि काफ़ी दमदार है वो है बोरोसिल रीन्यूएबल्स का। ये स्टॉक अगर आप देखेंगे तो फिलहाल भी आपको करीब 13% के आसपास की तेजी दिखाएगा। पीएम मोदी ने जैसे ही राम मंदिर का उद्घाटन हुआ उसके बाद प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना की घोषणा की है। इस योजना की महत्वता क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है? देखिए, 1 करोड़ घरों में
रूफटॉप सोलर सिस्टम लगाए जाएंगे, जिसकी घोषणा की गई है पीएम मोदी की ओर से। और उसके बाद आप देखिए इस शेयर ने आज 602 रुपये का जो 52 हफ्ते का उच्चतम स्तर है उसको भी छुआ है। शेयर में आज 18.5% तक का उछाल देखने को मिला था। बाजार में थोड़ा सा करेक्शन है जिस वजह से हम हायर लेवल्स पे इसमें थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग हुई है, लेकिन 13.5% के आसपास का आपको अभी भी देखने को मिल रहा है। तो 602 का जो हाई लगाने के बाद अभी 575 रुपये के आसपास। बोरोसिल रिन्यूएबल्स में क्या राय होगी सर? ये जो स्कीम का अनाउंसमेंट हुआ है, ये स्कीम क्या सच में इन स्टॉक्स के लिए बेनिफिशियल है? चाहे हम एसडब्ल्यू सोलर की बात करें या बोरोसिल की बात करें या फिर वेबसोल एनर्जी की बात करें, ऐसे स्टॉक्स, इसमें इरेडा भी आप शामिल कर सकते हैं। क्या राय होगी इन सभी स्टॉक्स पर आपकी? देखिए, फेस ऑफ इट अगर आप देखें, क्योंकि डिटेल मैंने पॉलिसी वैसे तो देखी नहीं, पर फेस ऑफ इट देखें तो बोरोसिल रिन्यूएबल, आईआरईडीए, आरईसी लिमिटेड, ऐसे स्टॉक्स के लिए डेफिनेटली पॉजिटिव रहना चाहिए, जो कि मैंने ओवरऑल पॉलिसी को ऊपर से ही देखा है। पर टेक्निकली देखें तो बोरोसिल रिन्यूएबल काफी अच्छा लग रहा है, 570 के आसपास है। तो ये स्टॉक मुझे लग रहा है काफी अच्छा कर सकता है। नीचे में अगर थोड़ा डिप मिलता है, 15 से 20 रुपए गिरता है, जो कि मामूली गिरावट हो सकती है, आती हुई नजर आए, तो अच्छे लेवल्स होंगे बाई करने के लिए। मुझे लग रहा है ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट दोनों ही पर्सपेक्टिव के लिए स्टॉक काफी स्ट्रांग लग रहा है। कौन सा शेयर बताया आपने? बोरोसिल बोरोसिल रिन्यूएबल में अगर रिन्यूएबल्स। करेक्शन आता है तो वहां पे डेफिनेटली बाय करके चल सकते ठीक है, ओके। तो ये राय है फिलहाल जहाँ तक बोरोसिल रिन्यूएबल की बात है। सिप्ला अगला स्टॉक है जहाँ पे आज हम देख रहे हैं कि कमजोर बाजार में भी काफ़ी ज़्यादा एक्शन देखने को मिल रहा है, और वजह है तीसरी तिमाही के नतीजे जो कि कल बाजार बंद होने के बाद जारी हुए हैं। अनुमान से बेहतर रहे हैं। जहाँ तक सिप्ला के तीसरी तिमाही के नतीजों की बात है, 1425 रुपये की रिकॉर्ड ऊंचाई जो है वो सिप्ला के शेयर ने आज छुई है, और दमदार एक्शन इस स्टॉक में बनता हुआ दिखा है, क्योंकि इनका जो मुनाफा आया है वो 32% बढ़कर 1056 करोड़ रुपए पर पहुंचा है। साल दर साल अगर आप देखें तो जो मुनाफा 850 करोड़ रुपए के आसपास का था पिछले साल के इसी क्वार्टर में, वो बढ़कर अब 1000 करोड़ रुपए के पार निकल गया है। आय भी 14% बढ़ी है। कामकाजी मार्जिन बहुत मजबूत आए हैं, 26% के ऊपर के जो कामकाजी मार्जिन है वो रिपोर्ट किए गए हैं। और खास तौर पे जो नॉर्थ अमेरिका का बिजनेस है वहां पे 18% की आय में बढ़त आई है। रिकॉर्ड स्तर पर इनकी जो नॉर्थ अमेरिका की आय है वो भी देखने को मिली है। 23 करोड़ डॉलर का जो नंबर है वो इन्होंने नॉर्थ अमेरिका की जो सेल्स है उसमें रिपोर्ट किया है। तो अच्छे नंबर्स के दम पे आज हमने देखा है कि शेयर ने रिकॉर्ड उच्चतम स्तर छुआ है और 8% के आसपास की तेजी बनती हुई दिखी है, और 1413 रुपए का जो लेवल है अभी भी स्टॉक में देखने को मिल रहा है। 7% से ज्यादा की मजबूती कमजोर बाजार में आज भी सिप्ला के शेयर में देखने को मिल रही है। क्या ये तेजी सर आगे भी बरकरार रह सकती है? क्या इन लेवल्स पे भी कोई खरीदारी कर सकता है, या जिनके पास है वो मुनाफा वसूली कर लें? संदीप जी, फ्रेश खरीदारी की राय तो नहीं है, क्योंकि आज भी 7% ऊपर है, ऑल टाइम हाइस के लेवल्स के आसपास ही है। तो जिनके पास है होल्ड करें। फ्रेश खरीदारी की राय डेफिनेटली है। इन्वेस्टमेंट के लिए डेफिनेटली होल्ड करके चल सकते हैं। अगर मार्केट में करेक्शन आता है, वापस नीचे मिलता है, तो वहां पे ले सकते हैं, क्योंकि 7% ऊपर है, और यहाँ से अगर ट्रेडिंग के लिए लेते हैं तो स्टॉप लॉस काफी बड़े बैठेंगे, इसलिए ट्रेडिंग की राय नहीं है। अगर वापस ये स्टॉक कभी भी करेक्शन के साथ 3 से 4% नीचे मिलता है तो धीरे धीरे एक्यूमुलेट करके चल सकते हैं। वैसे इस स्पेस में मुझे लग रहा है ओवरऑल जाइडस लाइफ मुझे काफी पसंद है। वो स्टॉक मुझे लग रहा है आने वाले दिनों में भी अच्छा कर सकता है। तो जायडस लाइफ पे जरूर ध्यान रख के चलो। ओके, तो सिप्ला बहुत ज़्यादा चल चुका है, ऑल टाइम हाई के आसपास है, तो फ्रेश खरीदारी की राय तो यहाँ पे नहीं होगी। सर जिनके पास है वो मुनाफा वसूली कर लें? देखिए, ट्रेडिंग के लिए लिया है या फिर 1 से 2 महीने के लिए किसी ने होल्डिंग कर रखी है तो डेफिनेटली प्रॉफिट बुक करें एक बार का। पर इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए किसी ने ले रखा है तो अभी भी दिक्कत वाली बात नहीं है। ऊपर नीचे करेक्शंस देखने को मिल सकते हैं, लॉन्ग टर्म में अभी भी कोई दिक्कत नहीं है। पर ट्रेडिंग के लिए लिया है तो डेफिनेटली बुक करके चलें। ठीक है, लॉन्ग टर्म का नजरिया है तो सिप्ला को अभी भी होल्ड कर सकते हैं, लेकिन जो कोई फ्रेश खरीदारी करना चाहते हैं इसी स्पेस में, तो जाइडस लाइफ एक शेयर है जिसको आप मौजूदा लेवल्स पे यानी करंट लेवल्स पे भी खरीद के चल सकते हैं, बशर्ते आपका लंबी अवधि का नजरिया हो। एचडीएफसी बैंक इस बीच हम देख रहे हैं कि जब से रिजल्ट्स आए हैं, 16 जनवरी का दिन था पिछले मंगलवार का, उसके बाद से अगर आप देखें तो लगातार स्टॉक का लाइमलाइट में है। आज भी इसने 1425 रुपये का जो नया 52 वीक लो है वो टच किया है। आज प्री ओपन में ही करीब 17.25 लाख शेयरों के सौदे भी होते हुए दिखे हैं, जिसके बाद हमने देखा कि स्टॉक में फिर से जो गिरावट है वो बनती हुई दिखी है। जनवरी की अब हम बात करें, अभी तक वाईटीडी यानी कि इस महीने की बात करें तो 15% गिर चुका है। मार्च 2020 के बाद सबसे खराब महीना इस स्टॉक के लिए देखने को मिला है। उस समय अगर आप देखें तो 23% के आसपास का फॉल आया था, लेकिन फिलहाल जो गिरावट आई है उसमें 11 लाख करोड़ रुपए का जो मार्केट कैप है उसके भी नीचे इनका जो मार्केट कैप है वो जाता है वो दिखा है। करीब 13 लाख करोड़ रुपए के आसपास का जो पीक वैल्यूएशन है, जो पीक मार्केट कैप इन्होंने देखा था, वहां से करीब करीब 2 लाख करोड़ रुपए के आसपास का जो मार्केट कैप है वो वाइप आउट हो चुका है। तो एचडीएफसी बैंक में जो कंसर्न्स बन रहे हैं नंबर्स के बाद ही बनते हुए दिखे हैं, और टेक्निकली भी देखें, चाहे 50 डीएमए, चाहे 100 डीएमए और 200 डीएमए, सबके नीचे ही स्टॉक फिलहाल ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो क्या राय होगी सर एचडीएफसी बैंक में, जिन्होंने लंबी अवधि के लिए ले रखा है उनके लिए भी, और जो फ्रेश खरीदारी के लिए वेट कर रहे थे, डिप का वेट कर रहे थे, क्या ये डिप सही मौका है स्टॉक में एंट्री करने का?
दोनों तरह के निवेशकों के लिए, दोनों तरह के ट्रेडर्स के लिए आप राय दीजिए। संदीप जी, पिछले 2 महीने की बात करें तो डेफिनेटली मैं आईटी स्टॉक्स पे बाई करने की सलाह दे रहा था और वहीं से मोमेंटम भी काफी अच्छा देखने को मिला। अब सिमिलर सलाह मुझे लग रहा है प्राइवेट बैंक के लिए भी रहेगी। स्पेसिफिकली एचडीएफसी बैंक मुझे लग रहा है 1400 के आसपास अगर आता है, 1400 के आसपास ही चल रहा है, तो अच्छे लेवल से ऐड ऑन करने के लिए मुझे लग रहा है ये लेवल्स काफी अच्छे रहेंगे इन्वेस्टमेंट के लिए। ट्रेडिंग के लिए डेफिनेटली बाई ना करें क्योंकि स्ट्रक्चर नेगेटिव है और शॉर्ट टर्म में आपको काफी ऊपर या नीचे के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। पर इन्वेस्टमेंट के लिए 1350 1400 के जो लेवल्स है अच्छे लेवल्स है, यहाँ पे डेफिनेटली ऐड ऑन करना चाहिए। सिमिलरली इसी स्पेस में आईसीआईसीआई बैंक पे भी नजर रखें, अगर वो भी नीचे आता है तो उसको भी ऐड करके चल सकते हैं। तो ओवरऑल ठीक है। बैंक निफ्टी मुझे लग रहा है 45,000 के आसपास एक सपोर्ट लेना चाहिए, इसलिए एचडीएफसी और आईसीआईसीआई दोनों में एक्यूमुलेशन की राय है और क्लियरली ट्रेडिंग की राय नहीं है। लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो के लिए जरूर ऐड ऑन करके लंबी अवधि के लिए एचडीएफसी बैंक में आप खरीदारी करके चल सकते हैं। 1350 से 1400 ये लेवल्स हैं जिन पे आप एचडीएफसी बैंक में खरीदारी करके चल सकते हैं। सर, ओवरऑल देखा जाए, अगर आपने एचडीएफसी बैंक के नंबर्स को रीड किया हो, ऐसा क्या कंसर्न था जो कि मार्केट नहीं जानता था? अगर हम एनआईएम्स की बात करें या फिर जितनी एग्रेसिवली ही अपना जो ब्रांच एडिशन कर रहे हैं, क्योंकि 60% के आसपास पिछले 5 सालों में अपनी जो नई ब्रांचेस है ये खोल चुके हैं और अभी भी काफ़ी एग्रेसिवली, क्योंकि ये डिपॉजिट नहीं गार्नर कर पा रहे हैं, इनका जो एलडीआर रेशो है, लोन टू डिपॉजिट रेशो जो है वो 110% पर पहुंच गया है। आरबीआई कहता है कि 70 से 75% का जो प्राइवेट बैंक्स हैं उनके लिए कंफर्टेबल एलडीआर रेशो होता है, लेकिन ये पहुंच गए हैं 100% के भी पार। तो सबसे बड़ा बैंक है प्राइवेट बैंकिंग स्पेस में, तो उससे कहीं ना कहीं पूरे सिस्टम को लेके, बैंकिंग सिस्टम को लेके भी कहीं ना कहीं कंसर्न्स बिल्डअप हो रहे हैं। कैसे देख रहे हैं आप इस चीज़ को? देखिए संदीप जी, मैं क्लियरली अगर मेरा व्यू बताऊं तो क्लियरली एक बड़ा ओवर रिएक्शन मुझे नजर आ रहा है। नो डाउट इसमें डेरिवेटिव पोजीशंस, फ्यूचर्स सभी का हाथ जरूर होता है स्टॉक के गिरने में, तो वो एक चीज जरूर देखने को मिल रही है। मैं प्योर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूँ, इसलिए जो भी ये ओवर रिएक्शन देखने को मिल रहा है ये हो सकता है आपको कंसोलिडेशन में कन्वर्ट होता हुआ नजर आए, स्टॉक थोड़े दिन आपको साइडवेज होता हुआ नजर आए। पर 1400 का जो लेवल है अच्छा लेवल है और मुझे लग रहा है यहाँ से स्टॉक में ऊपर के लेवल जरूर देखने को मिल सकते हैं। इसीलिए अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है और करेक्शन का वेट कर रहे थे प्राइवेट बैंकिंग स्टॉक्स में, तो अच्छे लेवल्स का आपको करेक्शन में देखने को मिल रहे हैं। एचडीएफसी का कंसर्न यही था कि उनके निम्स के लिए थोड़े कंसर्न थे, वो पहले से ही मार्केट को एक्सपेक्टेशन था कि वहां पे गिरावट देखने को मिलेगी। नो डाउट वही चीज आपको देखने को मिली और स्टॉक में रिएक्शन भी वही देखने को मिल रहा है, क्योंकि स्टॉक थोड़ा चल चुका था रिजल्ट्स के पहले, इसीलिए बड़ा रिएक्शन देखने को मिला। पर 1400 1350 जो लेवल है, अगेन मैं रिपीट करता हूँ, लॉन्ग टर्म एक्यूमुलेशन के लिए काफी अच्छे लेवल्स है। अगर आप एसआईपी करते हैं तो स्टॉक में डेली एसआईपी करते रहे। डेली का मेरा मतलब है एवरी वीक, अगर कभी भी आपके पास पैसा रहे तो एवरी वीक धीरे धीरे स्टॉक में डाल के चल सकते हैं। ओके, तो ये राय फिलहाल एचडीएफसी बैंक को लेकर निकल के सामने आ रही है। लंबी अवधि का नजरिया है तो 1350 से लेकर 1400 ये लेवल्स हैं जिन पर आप एचडीएफसी बैंक को एक्यूमुलेट करके चल सकते हैं लंबी अवधि के लिए। आईसीआईसीआई बैंक, जिसकी आप चर्चा कर भी रहे थे सर, ये भी स्टॉक आज एक्शन में है क्योंकि इनके भी नंबर्स आए हैं और नंबर्स के दम पे हम देख रहे हैं कि आईसीआईसीआई बैंक के स्टॉक में भी दमदार एक्शन देखने को मिल रहा है, खरीदारी साफ तौर पर देखने को मिला है, क्योंकि जो नंबर्स आए हैं वो बाजार के अनुमान से काफ़ी अच्छे देखने को मिले हैं। शेयर ने आज 1059 रुपये 40 पैसे की जो रिकॉर्ड ऊंचाई है उसको छुआ है, दमदार एक्शन बना है, क्योंकि 10,272 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड मुनाफा इस बैंक ने रिपोर्ट किया है इस तीसरी तिमाही की जहाँ तक बात है। तो उसके बाद हम देख रहे हैं कि इसमें खरीदारी बनती हुई दिखी है। नो डाउट इनके भी जो एनआईएम से यानी कि यूनाइटेड इंटरेस्ट मार्जिन है 0.1% की यहाँ पे फॉल देखने को मिली है। 4.43% के जो मार्जिन हैं वो इन्होंने इस बार रिपोर्ट किए हैं, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो नंबर्स काफ़ी अच्छे हैं, क्योंकि प्रोविजनिंग में इस बार इनकी जो है उसमें फॉल देखने को मिला, जिस वजह से 5% का उछाल आईसीआईसीआई बैंक के स्टॉक में देखने को मिला है। तो आईसीआईसीआई बैंक पे क्या राय होगी सर? फ्रेश खरीदारी भी कर सकते हैं इन लेवल्स पे? ठीक है संदीप जी, आईसीआईसीआई बैंक एचडीएफसी बैंक दोनों ही अच्छे बैंक्स हैं। ओवरऑल रिजल्ट आईसीआईसीआई बैंक का जरूर अच्छा देखने को मिला। लेवल्स के हिसाब से एचडीएफसी बैंक ज्यादा बेटर है, नीचे के लेवल्स के आसपास मिल रहा है, तो वहां पे डेफिनेटली बाई करके चले। आईसीआईसीआई बैंक में थोड़ा और करेक्शन आता है तो अच्छे लेवल्स रहेंगे। अगेन अगेन 20 से 30 रुपए गिरता है तो अच्छे लेवल्स रहेंगे अगेन ऐड ऑन करने के लिए। और एक बैंक जो मुझे अच्छा लग रहा है 600 के नीचे अगर एसबीआई मिलता है तो वहां पे भी बाई करने की सलाह रहेगी। टेक्निकली दोनों स्टॉक वीक है, एचडीएफसी और एसबीआई, तो हो सकता है ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से थोड़ा नेगेटिव रहे, पर इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से अच्छे लेवल के आसपास है, तो वो दोनों बैंक्स को एक्यूमुलेट करके चलें, स्पेसिफिकली एचडीएफसी बैंक और एसबीआई। ओके, तो दोनों बैंक्स को आप एक्यूमुलेट करके चल सकते हैं। ये राय फिलहाल एक्सिस आईसीआईसीआई बैंक को लेकर निकल के सामने आ रही है। तो ये थे खास तौर पे वो ऐसे स्टॉक्स, बदिंग स्टॉक, जो कि आज नतीजों के चलते, खबरों के चलते या तो फिर कुछ डेवलपमेंट्स के चलते काफ़ी ज़्यादा लाइमलाइट में है।